हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एलआईसी के एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर आर के उपाध्याय हमारे साथ हैं, जिन्होंने 37 साल के आसपास की सर्विस एलआईसी में पूरी की है। करेंटली ही इज अ रिटायर्ड डिविजनल मैनेजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। थैंक यू। सर, आज अभी एलआईसी का मेंस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि अब वो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें। तो इस सिलसिले में हम आपसे थोड़ा-सा गाइडेंस चाहेंगे, क्योंकि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंटरव्यूज़ में आप पैनल मेंबर रहे हो, पार्ट रहे हो। तो वो कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में कुछ गाइडेंस हमारे एस्पिरेंट्स को आप दीजिए, ताकि किस तरह से वो तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डबल ओ की जो प्रोफ़ाइल है, उसको लेके थोड़ा-सा मिथ है स्टूडेंट्स के बीच में कि ये बहुत ज़्यादा सेल्स की प्रोफ़ाइल होती है, यहाँ पे सेल्स का काम करना पड़ता है या एडमिन का काम करना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ आप बताएँ और थोड़ा-सा आप अपने बारे में भी बताएँ, फिर शुरू करते हैं। अपने बारे में कुछ खास बताने के लिए नहीं आया। आई स्पेंट लॉन्ग टाइम इन एलआईसी, 37.5 years on different posted as a branch manager and assistant divisional manager, divisional manager। तो बस इतना काफी है। बाकी जो चीजें हैं, सो फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न, अभी जो बच्चे जो भी लोग इंटरव्यू दिए, रिटन एग्जाम दिए हैं, जस्ट मैटर ऑफ डेज की उनका आ जाएगा रिजल्ट। इंटरव्यू की तैयारी करते समय सबसे पहले तो हमको अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखना चाहिए कि हम इंटरव्यू देने जब जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं से भी ये नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूज एक क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होता। और कभी-कभी हम ऐसा होता है कि हम इसको सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन है जिसमें 100% क्वेश्चन का सही जवाब दे के आएँगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज़ ए ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, और जो इंटरव्यू लेने बैठता है वो उसके हाव-भाव को, उसके एक्सप्रेशन को, उसके डिलीवरीज़ को, उसके डेप्थ ऑफ नॉलेज को, तमाम पैरामा पैराज़ पर उसको वो असेस करता है। तो हमें कभी ये नहीं सोच के जाना चाहिए कि अगर फर्स्ट 1 और 2 क्वेश्चन लगातार हम नहीं सही दे पाए, तो हम नर्वस हो जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये होता है बहुत पहले तो अक्सर। हम हाँ है, हाँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो हमको इंटरव्यू लेने वाले की और हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमको दोनों की साइकोलॉजी को अच्छी तरह से थोड़ा समझना चाहिए। आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, इसलिए जा रहे हो कि आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको ये जॉब मिल जाए। और जो व्यक्ति इंटरव्यू लेने बैठा है, सुबह से शाम तक इंटरव्यू दे रहा है, बल्कि लगातार 3, 4, 5 दिनों तक वो इसी तरह से इंटरव्यू लेता रहेगा, उसके दिमाग में ये चलना है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इसमें हम किस ग्राउंड पर इसको क्रॉस करें, क्योंकि उसको 500 लोगों में से 100 लोगों को अगर लेना है, तो हर 5 में से 4 आदमी को उसको कहीं न कहीं से निकालना है। तो वो नेगेटिव एटीट्यूड से बैठता है, आप पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड से जाते हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि हमको अपना कॉन्फिडेंस रखना है, अपना तैयारी रखनी है, जवाब देना है, और ख़ास करके हमको गड़बड़ाना नहीं है। अगर कोई चीज़ हमको नहीं मालूम है, तो वहाँ पर हम पॉज़ करें या टाइम वेस्ट करें या ये हो राइट। सकता है करके जवाब दें, ऐसा जवाब हमको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमको बहुत ही हम्बली कहना चाहिए कि सर आई डोंट नो। इससे आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ और आप इसको किस तरह से आप दें। पहला पार्ट तो ये हो गया इंटरव्यू का। दूसरा पार्ट जो आपने कहा कि एलआईसी के जो डब्ल्यूओ की भूमिका के बारे में या उसका रोल क्या होता है एलआईसी में। राइट। तो एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए इनका रिक्रूट किया जाता है। बट एलआईसी में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग दोनों साथ-साथ चलता है। राइट। ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि उनको मार्केटिंग में नहीं भेजा जा सकता, या ऐसा नहीं कि उनको मार्केटिंग में बहुत अनिवार्यता ज़बरदस्ती अगर वो नहीं चाहता है उसको भेज ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको भी चॉइस मिलेगा, बट यू हैव टू गो टू मार्केटिंग के लिए अगर आप जाना चाहोगे तो उसमें कुछ अदर एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं जिसके लिए, और एमिनिटीज़ के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी का एक्सपोज़र होता है। आपको वहाँ राइट। जाकर के एजेंसी काम नहीं करना है कि आपको बीमा बेचना है, टारगेट बेस्ड कुछ ऐसा काम है। टारगेट आपके अगर ब्रांच प्रभारी हो, आप ब्रांच इंचार्ज हो, तो आपके ब्रांच का तो रहेगा ही। बट यू हैव टू गेट वर्क डन, नॉट टू डू द वर्क।
आपको बीमा नहीं बेचना है, आपके साथ जो एजेंटों की 500-700 की टीम होगी, 20-25 विकास अधिकारियों की टीम होगी, उनको लीड करना है, उनको प्रेरित करना है और उनके माध्यम से आपको बिज़नेस प्रोक्योर करना है। तो ऐसा कोई भी आपके अंदर डर या नहीं होना चाहिए कि आपको मार्केटिंग में भेज दिया जाएगा, तो आपको टारगेट दे दिया जाएगा और आप नहीं अचीव कर पाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एकदम फुल फ्लेज करोगे। और आपने रही बहुत करियर की क्लियर कर दिया इस पॉइंट को कि क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ का लेके कि वो मार्केटिंग करना ही पड़ेगा कि नहीं करना है और बेसिकली उनको बेचना पड़ेगा सेल्फ या उनको टीम लीड करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने अभी यहाँ रखा कि आपको बेसिकली एक टीम लीड करनी है। तो हाँ, इसी बारे में थोड़ा-सा आप और आगे बढ़ाइए कि जो हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या फ़ोकस होना चाहिए? किन चीज़ों को हम अभी तैयारी करते चलें? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में अगर हमको अपने आप को टारगेट करना है, फ़ोकस करना है कि मुझे ये चीज़ें तैयार करना है, ये पढ़ना है, तो उसमें मेरा क्या जी। पैटर्न होना चाहिए तैयारी करने के लिए? एक आपने पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। उसके सिवा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है? नॉलेज पॉइंट से जो इंटरव्यू के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट रहा, उसके हुँ, बारे में भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा रिवीजन कर लें। आप ये ना सोचें कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब इसके बाद हम फिर हमने बीटेक कर लिया या एमबीए कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपके उस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन हो सकता है और इसकी ओके, संभावना तब ज़्यादा प्रबल हो जाती है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई व्यक्ति इंटरव्यू में बैठा हो। मान लो आप साइंस जी, ग्रेजुएट हो और कोई साइंस का ही पढ़ा हुआ ऑफिसर इंटरव्यू ले रहा है, तो जी, ही विल डेफिनिटली सम एलिमेंटरी बेसिक, नॉट थॉरो, बट ही कैन आस्क द क्वेश्चन। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि हमको अपने सब्जेक्ट मैटर, जो हमारा सब्जेक्ट रहा है पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बारे में भी हम उसको एकदम से अपने माइंड से ना हटा दें, बल्कि हम उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें, नंबर 1। जी, नंबर 2, आप एलआईसी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो एज़ यू नो वेल कि एलआईसी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एशिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ जानकारी, थोड़ी बहुत, तो मतलब पूरा डेप्थ में नहीं, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि एलआईसी, जब हम एलआईसी की जो बात करते हैं, तो इसपे जुड़ा ही है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो व्हाट इज़ इंश्योरेंस? पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि हमको इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहिए कि एक बेसिक चीज़ है कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस? जनरल वे में पूछा जाए कि भाई हमने इंश्योरेंस करा लिया, बहुत लोग कहते हैं हमने एलआईसी करा लिया। तो लाइफ इंश्योरेंस, शुरू में अगर हम केवल इंश्योरेंस को बाइफरकेट करें, तो 2 पार्ट होता है इंश्योरेंस का। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? तो क्या पॉलिसीज़ भी हमें पढ़नी पड़ेगी? पॉलिसीज़ में हमको याद करनी पड़ती है मतलब कि क्या-क्या स्कीम्स एलआईसी की तरफ से हैं, इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कीम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एटलीस्ट इंटरव्यू लेवल पर। लेकिन हाँ, इंश्योरेंस, व्हाट इज़ इंश्योरेंस जानना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का जो कंपोनेंट होता है कि अनसर्टेनिटी होना का इवेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी फाइनेंशियल लॉस टू द सर्वाइवर। जो चला गया वो तो चला ही गया। तो किसी न किसी को फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए, उसी को कंपनसेट किया जाता है अप टू सर्टेन एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड, जितने का उसने पॉलिसी लिया है उतने तक का। So this is life insurance. What is insurance? It is covered. It is same thing happened in the general insurance. आप कार का इंश्योरेंस कराते हो, कार का इंश्योरेंस किस बात का है कि अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि इट इज अनसर्टेन इवेंट। उसी तरह लाइफ में है, अगर आपका डेथ हुआ, क्योंकि डेथ होनी है ये सबको मालूम है, बट कब होगी ये नहीं मालूम है। तो उसी अनसर्टेनिटी को और उसी अनसर्टेन पीरियड में जो आदमी की लायबिलिटीज हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। दिस इज द डेफिनिशन ऑफ एलआईसी का। 2-3 चीजें और जानना अति आवश्यक होता है। आपको, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए, तो इतना ज़रूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एलआईसी के स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानें, क्योंकि एलआईसी एक कॉर्पोरेट संस्था है और जिसमें 1 चेयरमैन, 4 एमडी, 15 ईडी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सुप्रीम होता है। और बाकी ब्रांच जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है डिफरेंट ज़ोन्स में और डिविजनल ऑफिस में, और अल्टीमेटली हमारा जो वर्क प्लेस है जहाँ सारे काम होते हैं, उसको ब्रांच ऑफिस हम बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और अभी तो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए बहुत से सैटेलाइट ऑफिसेज भी खोल दी गई हैं, बीमा सेवा केंद्र भी खोल दिए गए हैं, जिससे कस्टमर को, लेकिन उससे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं, मतलब हमको ब्रांच लेवल तक और सैटेलाइट ऑफिस तक जो डबल ओज हमारे होते हैं, उनकी पोस्टिंग होती है और वो उनका काम संभालते हैं। तो एक तो ये हो गया।
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एलआईसी के पास पैसा बहुत है, पैसा आता है एलआईसी के पास, उसको निवेश करना होता है, तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस करता है। और कॉर्पोरेट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट पर्टिकुलर है, और जिसमें हम करीब हजारों करोड़ रुपए पर डे इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट से निकालते हैं, लगाते हैं, ये सब चलता रहता है। और उससे जो हमको रिटर्न मिलता है उसी को हम बाई वे ऑफ बोनस अपने कस्टमर पॉलिसी होल्डर्स में वितरित करते हैं। अभी का जो स्ट्रक्चर एलआईसी, अभी एलआईसी का 100% गवर्नमेंट ओनरशिप में थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना 3% शेयर बेचा है, और पार्लियामेंट में जो संशोधन किया गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उनको 10% तक शेयर बेचने की अनुमति है, लेकिन भारत सरकार ने केवल अभी 3% शेयर पब्लिक इशू में दिया है। तो स्टेक होल्डर्स हमारे जो आउटसाइड गवर्नमेंट है वो 3% है। तो इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा शेयर मार्केट के बारे में, एलआईसी के शेयर के बारे में जानना चाहिए। तीसरी चीज एलआईसी के बारे में आपको जानना है कि सन 2000 में आईआरडीए एक्ट पास होने के बाद प्राइवेट प्लेयर्स को भी, क्योंकि 1956 में एलआईसी का गठन हुआ, 1956 से लेकर के 2000 तक एलआईसी का एक अधिकार था, मोनोपोली थी कि अगर हिंदुस्तान में रहना है और लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो उसको एलआईसी के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बट 2000 में आईआरडीए एक्ट पास करने के बाद, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने के बाद, गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें आने की अनुमति दे दी। तो अनुमति उसमें देती आज की जी। डेट में, हाँ कुछ कह रहे थे आप? नहीं आप प्लीज। हाँ, तो उसमें जब प्राइवेट सेक्टर में के लिए ओपन हो गया तो करीब करीब 25 कंपनियां इस समय काम कर रही हैं। तो थोड़ा हमारे जो कंपटीटर हैं उनके बारे में भी, मेजर कंपटीटर जो हमारे हैं, तो सबसे बड़ा फर्स्ट है एसबीआई लाइफ, जो स्टेट बैंक को आप अच्छी तरह जानते हैं, उसकी ब्रांच जो है एसबीआई लाइफ के नाम से काम करती है। एचडीएफसी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, और बजाज है। इसके अलावा बहुत सी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, तो 25 है, लेकिन मेजर स्टाफ मतलब जो कंपटीटर हमारे हैं ये 3-4 कंपनियां हैं जो निश्चित रूप से काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। बट अभी मार्केट लीडर एलआईसी है। आपको कम से कम इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा, जो हमारी फाइनेंशियल बुकलेट हर क्वार्टरली रिलीज होती है कि हमारा मार्केट शेयर टोटल बिजनेस में कितना होता है। और इसके साथ साथ एलआईसी की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो इन जनरल बहुत सारी चीजें हैं, और बाकी चीजें एलआईसी के प्लान्स के बारे में तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। टर्मिनोलॉजी है जैसे कि किस बेस पर एलआईसी का पॉलिसी किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यूएशन। तो आदमी का ह्यूमन लाइफ वैल्यूएशन का एक फार्मूला है, उससे करेक्ट किया जाता है। मॉर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया की इस समय, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि उसी पर हर इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम डिसाइड करती हैं कि हम कितने लाख का रिस्क कवर करेंगे तो कितना प्रीमियम लेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो मॉर्टेलिटी रेट किया जाता है। इस समय 75 ईयर्स है मॉर्टेलिटी रेट इंडिया में। पहले कम थी तो प्रीमियम हाई था, प्रीमियम कम होता है, इस तरह से चीजें दो चार टर्मिनोलॉजी हैं, उसको आपको जानना चाहिए। और एलआईसी के बारे में एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि एलआईसी आज 3% शेयर बेचने के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 97% स्टेक के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 जो पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसमें एक जो सबसे बड़ी एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को सुविधा दी गई है, दैट इज कॉल्ड सॉवरेन गारंटी। सॉवरेन गारंटी है कि मतलब एलआईसी द्वारा जो भी एक पॉलिसी बेची जाती है, जैसे आप 100 रुपए के नोट पर देखते हो रिजर्व बैंक के द्वारा कि आई प्रॉमिस टू पे यू सम ऑफ द ₹100, और नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। उसी तरह से आपकी जो पॉलिसी होती है उसको पेमेंट करने की गारंटी भारत सरकार लेती है, आज भी लेती है। तो इसलिए कभी लोग पूछते हैं कि प्राइवेट में इसमें क्या अंतर है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि किसी भी स्थिति में आपका निवेश या आपका क्लेम सुरक्षित है, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है, ये आपको जानना चाहिए। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात आती है तो कुछ क्वेश्चन हैं जो स्वाभाविक रूप से तत्काल के उसमें पैदा होते हैं परिस्थितियों में। अगर आपने बताया कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आ गया, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप डब्ल्यू का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम पूछा जाएगा।
निश्चित रूप से आपसे फाइनेंशियल राज्य मंत्री का नाम पूछा जाएगा, जो बैंकिंग का प्रभारी। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमको उस चीज़ को जानना चाहिए। और फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, उसका एक छोटा-सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर। वो कंट्रोल करता है बैंक और एलआईसी को, जो अंडर गवर्नमेंट हैं। बाकी तो बैंकों को कंट्रोल करने का आप जानते हो कि आरबीआई करता है, और इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करने की का अधिकार आईआरडीए के पास है। बट इट शुड बी क्लियर कि टू कंट्रोल द एलआईसी देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर। तो इतनी चीजें एलआईसी के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए। और सो करंट अफेयर्स में किस तरह से चीज़ें तैयार करनी है या किन चीज़ों का ध्यान रखना है करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय? करंट अफेयर में आपको जो नेशनल इंटरनेशनल जो गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उस पर आप फाइनेंशियल कुछ दिनों के लिए मैं कहूँगा कि 4-5 दिन 1 हफ्ते पहले से अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ सकते हो, थोड़ा टाइम उसको दे सकते हो, तो आप दोगे, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी। ओके। और लास्ट में अगर इंश्योरेंस के बारे में अगर और मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें क्या हमें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या कुछ और भी चीज़ें उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ, इंश्योरेंस में पॉलिसीज़ पर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने शुरू में 2 बाइफरकेशन बताया, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में भी 3-4 तरह के बाइफरकेशंस हैं, कि जैसे टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस और आपका एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान। तो इसके बारे में मोटा-मोटा जानना है। आपको कोई पर्टिकुलर एलआईसी का प्लान पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट इज़ होल लाइफ प्लान क्या होता है? वो सारी कंपनियों का होता है, इसलिए आपको ये जो बाइफरकेशन है, इसमें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग कि वो बैंकिंग से आ रहे हैं, वो पहले क्लर्क की जॉब में थे और वो एलआईसी में मूव करना चाहते हैं। तो उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बैंक के क्लर्क से अगर आप आ रहे हो, और तो ये हायर पोस्ट है, इसके लिए आप आ रहे हो, तो इसके लिए कोई बहुत कुछ आपके पास जवाब नहीं है। हर आदमी अपने करियर डेवलपमेंट के लिए करता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई पीओ है बैंक में और वो डबल ओ चूज़ करता है। जी। तो ऐसा भी होता है कि पीओ की छोड़ के जॉब लोग एलआईसी में डबल ओ की जॉब को प्रेफ़र करते हैं। इसके 2 कारण हैं कि एलआईसी में करियर का जो ग्रोथ लेवल है, वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरा चीज़ है जिसको कि आप इंटरव्यू में नहीं कोट कर सकते हो, कि आपको बहुत ज़्यादा डीप रूरल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। लेकिन आपका जो करियर ग्रोथ है, वो एज़ कंपैरिज़न टू पीओ डबल ओ की बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू। तो ये चीज़ थोड़ा-सा लास्ट डे जो इंटरव्यू का डे होता है, उस दिन पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए माइंडसेट पॉइंट से, ओवरऑल ग्रूमिंग पॉइंट से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हमने शुरू में कहा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। यू शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। फॉर्मल पहन के आपको जाना है, बहुत कैजुअल ड्रेस में आपको नहीं जाना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू मस्ट वियर ए सूट। आप सूट ही पहन के जाएँ या टाई लगा के जाएँ, ये अनिवार्य नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। आपके पास है, और उसमें अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, तो लगा के जाओ। जैसे कोई लोग कभी टाई नहीं लगाया और पर्टिकुलरली केवल इंटरव्यू के दिन लगा दे, तो दे डोंट फील, वो थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप प्रॉपर्ली फॉर्मल पहन के जाओ, कोई कैजुअल शूज़ नहीं, कोई कैजुअल ड्रेस नहीं। बाकी आप फॉर्मल ड्रेस में जाओ, कॉन्फिडेंट के साथ जाओ, और जिस ड्रेस में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, वही ड्रेस पहन के जाओ। थैंक यू सर, आपने बहुत सारे इनसाइट्स दिए जो आई होप एस्पिरेंट्स को काफ़ी पसंद भी आएँगे। मैं चाहूँगा कि अगर आने वाले टाइम में अगर कोई एस्पिरेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे सर से, तो वो हमारे साथ बात कनेक्ट कर बस सकता है और हुँ। किसी को भी कोई पर्टिकुलर या किसी जो बातें हुई हैं उसके अलावा, क्योंकि समय की लिमिटेशन होती है, तो वेलकम है। हम अगर किसी को हेल्प कर सकें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आपने हमको ये मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।